हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे जितने प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम इस तरह व्याख्या करेंगे कि जो है 2024 के एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कोलकाता जो पतन है वो हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये गंगा नदी की ही एक उपशाखा है और हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज स्थित है। उसके बाद बात किया जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोग जानते हैं गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। दामोदर नदी के बारे में बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और यमुना जो निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित पतनों में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट पर है। तो आप लोग जानते हैं कि मुंबई जो बंदरगाह है ये तो पश्चिमी तट पर है महाराष्ट्र में। मरमागोआ जो बंदरगाह है ये भी क्या कहाँ है, पश्चिमी तट पर है, गोवा में है। और जो है कांडला जो बंदरगाह है ये भी पश्चिमी तट पर है, गुजरात में। और पारादीप बंदरगाह है आप लोग जानते हैं ये उड़ीसा में है। ठीक है, और ये पूर्वी तट पर है। तो पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न कि निम्नलिखित पत्तों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि इन चारों नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना है। और पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो आप लोग जानते हैं साबरमती जो नदी है वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। साबरमती जो नदी है भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, जो राजस्थान के जयसमुंदर झील से निकलती है। और उसके बाद ये अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। अगला याद रखिएगा कि यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, सतलज जो है कैलाश पर्वत से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। आप लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा जो होता है वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। वायु में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इससे जो वर्षा होता है उसे अम्ल वर्षा या तेजाबीय वर्षा कहा जाता है। देखिए, होता यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और नाइट्रिक अम्ल बनाने के बाद क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल जो बनाता है और तेजाब बनाता है। और इसी तेजाबीय वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण और पिछले कई सालों से भारतीय सरकार और जनता के लिए जो है यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। इसकी शुरुआत पूछा जाए फ्रेंड्स कि कब किया गया था नमामि गंगे परियोजना का, तो याद रखिएगा जून 2014 में जो है नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हीराकुंड जो बांध है या हीराकुंड जो परियोजना है वह किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा में है। और हीराकुंड जो परियोजना है इस पर जो है संसार का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। और इस हीराकुंड जो बांध जो बनाया गया है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। प्रश्न 7 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो आप लोग जानते हैं कि गंगा तो उत्तर भारत के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से इसकी जो प्रारंभिक धारा निकलती है उसे क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। तो अगर मुख्यतः बोला जाए तो गंगा गंगोत्री हिमानी से ही निकलती है जो कि उत्तर भारत से निकलती है। और हुगली जो है ये पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में बढ़ जाती है, तो गंगा की एक शाखा क्या है, हुगली है।
दामोदर नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी उत्तर भारत की ही एक नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कृष्णा जो नदी है यह दक्षिण भारत की नदी है और यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो आप लोग जानते हैं विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन है। यह लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और दिल्ली जो है क्या है? भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो याद रखिएगा कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन होगा? तो लंदन है। और देखिए मैनचेस्टर के बारे में बात किया जाए तो ये इंग्लैंड का एक शहर है जो कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला फ्रेंड्स देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बिग इंच संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए बिग इंच जो है एक पाइपलाइन का नाम है। एक पाइपलाइन का क्या है फ्रेंड्स? नाम है, यानी ये पाइपलाइन से संबंधित है। बिग इंच के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए बिग इंच जो है जिसका निर्माण जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेक्सास से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए किया गया था। टेक्सास क्या है? अमेरिका का एक दक्षिणी क्षेत्र है और इस दक्षिणी क्षेत्र को जो है अमेरिका के पूर्वी तट से एक पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो उस पाइपलाइन को कहा जाता है बिग इंच कहा जाता है। और इस पाइपलाइन के द्वारा जो है पेट्रोलियम पदार्थों का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है, यानी अमेरिका के दक्षिणी तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, यानी साक्षरता दर सबसे कम किसका है? तो आप लोग जानते हैं बिहार का है। बिहार की जो साक्षरता दर है वह 2001 के अनुसार पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं 47% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो 61.80% है। उसके बाद पूछा जाए कि बताइए, ये आप लोग तो जानते हैं कि बिहार का जो है साक्षरता दर जो है भारत में सबसे कम है। पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, या भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल होगा। कौन होगा? केरल होगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य होगा वो बिहार होगा। याद रखिएगा कि भारत का साक्षरता दर जो है पूछा जाए कि 2001 में कितना प्रतिशत था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2001 में जो था 65.65 जो था 4% था। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो हो गया है 74% हो गया है। कितना हो गया है? 74% हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से, ठीक है, किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिहार जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और बिहार जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और पूछा जाए कि 2001 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो उस समय जो था पश्चिम बंगाल था। तो याद रखिएगा 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल है और 2011 के अनुसार बिहार है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% है। 1.64% है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। आप लोग जानते हैं कि भारत में पुरुष प्रवास का जो कारण है शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी भारत में पुरुष प्रवास का जो है क्या कारण है? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय। और यहीं पर फ्रेंड्स पूछा जाता कि भारत में स्त्री प्रवास का क्या कारण है, तो क्या है? विवाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और भी कारण हो सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो अभी हम फ्रेंड्स बताए हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04% है। और यहीं पर फ्रेंड्स पूछा जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 65.4% है। और पूछा जाए कि बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार
बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा 47%। और पूछा जाए यहीं पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो ये याद रखिएगा 61.80%। ठीक है। और आप लोग तो ये जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं गेज क्या होता है, तो दो पटरियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गेज कहलाती है। और इन पटरियों की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को 3 भागों में बांटा गया है। जो बड़ी जो इसमें जो गेज होता है उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। उसके बाद एक मीटर गेज होता है और एक होती है छोटी गेज। तो याद रखिएगा कि पटरियों की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को 3 वर्गों में बांटा गया है। बड़ी लाइन की जो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर होता है, याद रखिएगा, जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। और मीटर लाइन के बीच की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होता है। और छोटी लाइन की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 0.61 मीटर या 0.76 मीटर होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स पूछा गया है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व व्यापार, ठीक है, पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WTO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग जानते हैं जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय पूछा जाए WHO का, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1995 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी विश्व व्यापार संगठन का। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो आप लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा में स्थित है। आप लोग जानते हैं अमेरिका में है न्यूयॉर्क, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है आबादान उदाहरण है। तो आप लोग जानते हैं कि आबादान जो उदाहरण है ये जो है यह एक जो है नौसेना पतन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, नौसेना पतन का उदाहरण है। देखिए नौसेना पतन क्या होता है, वह बंदरगाह जो नौसेना के लिए जाना जाता है उसे नौसेना पतन कहा जाता है। ठीक है, तेल बंदरगाह के पर क्या होता है, पेट्रोलियम का आयात और निर्यात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सवारी बंदरगाह पर सवारियों के लिए ये प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आबादान के बारे में याद रखिएगा कि आबादन जो है यह जो है ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत का एक ज़िला है, ये याद रखिएगा। और ईरान की राजधानी पूछा जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, तेहरान होगा। और ईरान का ही एक ये क्षेत्र है आबादान। ठीक है, और ईरान की राजधानी पूछा जाए तो क्या होगा, तेहरान होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। देखिए फ्रेंड्स इसमें से बताना है कि कौन सा सांस्कृतिक नगर है। तो आप लोग जानते हैं कि मक्का जो है यह मुस्लिम लोगों का एक सांस्कृतिक नगर है। जेरूसलम आप लोग जानते हैं ईसाइयों का एक पवित्र स्थल है जो कि इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी भी है और ईसाइयों की सबसे पवित्र स्थल भी है। वाराणसी आप लोग जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी हिंदू संस्कृति नगर के लिए प्रसिद्ध है। और मक्का जो है ये सऊदी अरब में है जिसकी राजधानी रियाद है, यह मुस्लिम धार्मिक नगर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो आप लोग जानते हैं इसे अच्छे से कि सड़क के सहारे जो है हमें रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। सड़क, नहर, इन दोनों के सहारे जो है हमें
रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पोलिस का अर्थ होता है। तो देखिए मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है, मेगा का अर्थ होता है बड़ा और लोपोलिस का अर्थ होता है सिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेगा सिटी होता है। इसके बारे में याद रखिएगा कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीन गोइटमन ने किया था। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो था जीन गोइटमन ने किया था, याद रखिएगा 1967 में। और भारत में मेगालोपोलिस के श्रेणी में जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये सब आता है। ये सारे शहर जो है मेगालोपोलिस के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है और इसको स्थापित किया गया था 1959 में, जो कि जर्मनी की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। एग्जाम में फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए राउरकेला इस्पात संयंत्र को किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1959 में। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। याद रखिएगा झारखंड का बोकारो लौह इस्पात केंद्र याद रखिएगा, जो कि ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और अगला याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गापुर जो लौह इस्पात केंद्र है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1907 में किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पूछा नहीं गया है, पूछा जाए कि बताइए भिलाई लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है। देखिए जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है और 1907 में स्थापित हुआ था टिस्को की स्थापना। ठीक है, जमशेदजी टाटा के द्वारा। और अगला पूछा जाए कि बताइए भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ में है और इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो रूस के सहयोग से किया गया था। भद्रावती जानते हैं कर्नाटक में जो है भद्रावती क्या है स्थित है और यह जो है विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर है। तो आप लोग जानते हैं भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर आप लोग जानते हैं इंग्लैंड का एक शहर है जो उद्योग धंधा के लिए पुराने समय में प्रसिद्ध था। तो देखिए भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो क्या होगा? अहमदाबाद होगा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है। और यहीं पर पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला फ्रेंड्स प्रश्न सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, जो कि किस राज्य में है। तो ये आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में ही है। ट्राम्बे के बारे में याद रखिएगा यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है। इसी ट्राम्बे में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। तो आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं नई जो औद्योगिक नीति भारत में लागू की गई थी, जिसे नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, वह 1991 में लागू की गई थी। इस नीति के तहत भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जैसे नीतियों की घोषणा की जाती है। आप लोग जानते हैं कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में लाई गई थी और दूसरी 1956 में लाई गई थी और तीसरी 1991 में लाई गई थी, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे नीतियों की घोषणा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुनिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी
ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत इसकी हुई थी। यहीं पर पूछा जाए फ्रेंड्स कि बताइए सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम बनाया गया था। तो आप लोग जानते हैं सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम बनाया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो था वो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला फ्रेंड सुनिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं नीति आयोग की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को होती है। और नीति आयोग क्या है, यह योजना आयोग की जगह पर काम करने वाला मतलब योजना आयोग का नाम ही चेंज करके 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। अगर नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा, नीति का जो फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। जानते हैं आप लोग कि नीति आयोग के पहले जो आयोग काम करता था उसे योजना आयोग कहा जाता है। और योजना आयोग की स्थापना आप लोग जानते हैं 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग क्या करता था, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाता था जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1951 से 1956 तक का है। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जाए कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को कौन पास करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न सुनिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पम्पास कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, पम्पास और जो है सेल्वास, ये 2 प्रकार की जो घासें हैं वो दक्षिणी अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो हमें घास जो देखने को मिलता है पम्पास और सेल्वास जैसे घास देखने को मिलता है। वहीं फ्रेंड्स याद रखिएगा यूरोप में जो है, यूरोप और उत्तर एशिया में जो हमें स्टेपी जो घास देखने को मिलता है। स्टेपी घास किस महादेश में मिलता है, तो यूरोप में। और वहीं अगर बात किया जाए कि एशिया के बारे में, तो एशिया में भी जो है हमें स्टेपी ही घास मिलता है। और याद रखिएगा अफ्रीका में जो है हमें सवाना जो है घास मिलता है। और उत्तरी अमेरिका याद रखिएगा जो कि प्रेयरी घास के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि बर्मिंघम कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं बर्मिंघम जो है ब्रिटेन में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स बर्मिंघम, तो बर्मिंघम जो है लौह इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। और यहीं से एक और प्रश्न पूछता है कि बताइए भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो जमशेदपुर को जो है भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। और बर्मिंघम जो शहर है कहाँ है, ब्रिटेन में स्थित है। और किसके लिए जाना जाता है, तो लौह और इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न पूछा गया है अगला कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं परिवहन, संचार और सेवाएं, ये जो तीनों जो क्रियाएं हैं यह तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का मुख्यतः 3 क्षेत्र होता है, लेकिन क्षेत्र होने के लिए तो 5 तक होता है, लेकिन क्षेत्र जो मुख्यतः बताए हैं 3 होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधा आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। यानी परिवहन, संचार और सेवाएं जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि लाल कॉलर संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि लाल कॉलर किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया में जितने संलग्न लोग जो होते हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और यह श्रमिक जो है मुख्यतः आखेट, मत्स्य, मछली पालते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं, पशुचारण करते हैं, कृषि करते हैं, खनन करते हैं, वनों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। यानी ये सारे लोग जो है प्राथमिक क्रिया ही करते हैं। तो ये किससे संबंधित होगा, प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बताइए विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी।
तो आप लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी 27 सितंबर 1885 को चली थी। 27 सितंबर 1885 को चली थी भाप इंजन की सहायता से। किस इंजन की सहायता से? भाप इंजन की सहायता से। और यह रेलगाड़ी जो चली थी सबसे पहले लंदन में चली थी, इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, लंदन का एक शहर है, लंदन शहर में एक जगह है डार्लिंगटन, वहाँ से यह स्टॉकहोम तक चलाई गई थी। यानी डार्लिंगटन से जो है ये स्टॉकहोम तक चलाई गई थी, याद रखिएगा। ये पहली बार कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो डार्लिंगटन से स्टॉकहोम तक चलाई गई थी। अगला याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र जो पाया जाता है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और किस देश में पाया जाता है पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है अमेरिका देश। उत्तरी अमेरिका महादेश में ही पड़ता है अमेरिका। और अमेरिका में जो है विश्व में सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम पार्ट सेकेंड में 35 के बाद वाले जितने प्रश्न लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।